नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर सेरावत, रीजनिंग फैकल्टी शंकर सेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो संडे स्पेशल आपका जो सेशन रहने वाला है वो अपकमिंग आपकी जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 की अपकमिंग जितनी भी वैकेंसीज हैं या जो आपके आगे जो एग्जाम कंडक्ट होने वाली हैं उनकी 50 डेज की जो स्ट्रेटजी प्लान है उससे रिलेवेंट यहाँ पे आने वाला है। तो आज के सेशन के अंदर अपन लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 के 50 डेज की जो स्ट्रेटजी प्लान है उनको अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्योरी और कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर किस तरीके से तैयारी करें, क्या क्राइटेरिया है, क्या इतने टाइम के अंदर जो रिमेनिंग टाइम बचा है उस टाइम ड्यूरेशन में हमारी जो स्टडी है वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इन्हीं बातों को लेकर के आज मैं आपके सामने 50 दिन जो आपके लगभग बचे हुए हैं उसकी जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या क्राइटेरिया है, किन क्या चीजें नहीं करनी, क्या करनी है, वो सारी चीजें आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है वो आपके आरआरबीज की जो एग्जाम है उसको लेकर के बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स, सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं ध्यान में रख करके मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट करे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि मैं इस सेगमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने आरआरबी की एग्जाम जो है वो क्लियर कर रखी है। दोस्त, साथ ही साथ मैं बात करूं आपसे, तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स की तरफ। तो जो पहला पेज मैं आपके सामने दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 50 डेज स्ट्रेटजी प्लान्स क्लियर है। तो यहाँ पे दोस्त आज जो अपन बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर वो बात करेंगे 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर, जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। इट मींस आपके सामने जो पहला पॉइंट जनरेट होके आता है तो ये होके आएगा कि कितने तरीके से, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्योरीज रहती है कि सर फ्रेशर हूं, मैं क्या किस तरीके से स्टडी करूं, मैं रिपीटर हूं तो मैं क्या करूं, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। तो मैंने 3 कैटेगरी के स्टूडेंटों को ध्यान में रख करके ये स्ट्रेटेजी प्लान को जनरेट करने का यहाँ पे सोचा है। तो अपन यहाँ पे सेशन में आज डिस्कस करेंगे बिगिनर्स जो स्टूडेंट हैं जो सब फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनसे रिलेवेंट भी बात करेंगे, जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं मतलब बीच वाली प्रिपरेशन के जो स्टूडेंट हैं उनको लेकर के बात करेंगे, और जो रिपीटर्स मोड के स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में रख करके भी आज उनकी तैयारी को लेकर के आज कुछ इंपोर्टेंट बातों की तरफ यहाँ पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जिसके ऊपर आज डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं वो है इंपोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, कि आपके जो आरआरबी की एग्जाम है या बैंकिंग की जो एग्जामिनेशन है इसके अंदर मॉक टेस्ट का क्या रोल है, क्या सिलेक्शन में मॉक टेस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, क्या कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्या क्या मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या हो सकता है, शेड्यूल क्या हो सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर आज डिटेल डिस्कशन अपन लोग करने वाले हैं। दोस्तों, आगे मैं बात करूं इम्पैक्ट ऑफ, पॉइंट नंबर 3 जो दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों इम्पैक्ट ऑफ पैटर्न चेंज। देखिए, अभी आरआरबी ने एक नोटिफिकेशन में डेफिनेट तो नहीं बोल सकता, बट उस नोटिफिकेशन में एक ऐसा पॉइंट मेंशन किया था जिसमें साफ एक इंडिकेट करते हुए, स्टूडेंट को इंडिकेट करते हुए बोला गया है कि कि इस आपके आरआरबी के अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है इनके अंदर सेक्शनल टाइम जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्शनल टाइम था वो सब्जेक्टिव जो टाइम था वो इन्वॉल्व करके दे सकता है, क्योंकि आज तक की अभी तक की जो आरआरबीज की एग्जाम्स होती थी उसमें सेक्शनल टाइम नहीं जनरेट होके आता था,
टोटल नंबर ऑफ टाइम्स को जनरेट करके रिप्रेजेंट किया जाता था। तो इसको लेकर के बट अभी डेफिनेट नहीं है, तो इसको लेकर के भी बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किस तरीके से आप लोग इसकी स्ट्रेटजी को बनाओगे, कैसे आप लोग इस सेक्शनल टाइम की जो समस्या है इससे इससे निजात पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 जिसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे वो होगा फोकस ऑन प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम, कि किस पे फोकस किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इसको लेकर के भी क्योरीज रहती हैं कि सर मैं प्री पे फोकस करूं या मेंस की तैयारी भी साथ लेके चलूं, तो इस पॉइंट को लेकर के भी आज डिटेल डिस्कशन यहाँ पे अपन लोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। एंड लास्ट जो पॉइंट नंबर 5 है वो है सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आप लोग इन सब्जेक्ट को टाइम दोगे, कैसे उन सब्जेक्ट्स का टाइम मैनेज करोगे। तो ये भी एक कॉमन स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स, ये समस्या देखने को मिलती है। तो इन 5 पॉइंट्स के ऊपर आज डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो जो भी अगर चैनल पे नए हों तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप लोग अगर सेशन पसंद आ रहा है और आपके लिए इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल है तो आप लोग मेरे दोस्त इस वीडियो को या सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंटों तक भी ये सेशन पहुंच पाए और उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि ये सेशन बहुत बेहतरीन बन पाएगा। तो मैं उम्मीद है यही है कि स्टार्ट करते हैं इन 5 पॉइंट्स की डिटेल डिस्कशन की तरफ। तो मेरे दोस्त देखिए जो पहला पॉइंट था, नेक्स्ट पेज पे मैं बढ़ता हूं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट मैंने आपके सामने रखा कि टाइप्स ऑफ स्टूडेंट में मैंने 3 तरीके के स्टूडेंट्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया है। इसमें आपके बिगनर जो स्टूडेंट होंगे वो होंगे, साथ ही साथ इंटरमीडिएट। देखिए बिगनर्स का मतलब है जिनका जो लेवल है वो 0% है। इट मींस जिन्होंने जो तैयारी है वो अभी जो प्रिपरेशन है वो अभी शुरू करी है, तो वो 0 लेवल के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। जिनको उनके सिलेबस के बारे में या जिनकी स्टडी अभी किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे हैं, तो और जो फर्स्ट टाइम बैंकिंग की एग्जाम को फेस करने वाले हैं तो वो 0% की कैटेगरी में आ रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे इंटरमीडिएट स्टूडेंट। इंटरमीडिएट स्टूडेंट का मतलब है कि जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक जोन में है। इट मींस 60 टू 90% के बीच में जिनका सिलेबस कवर अप हो चुका है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छे जोन में है, तो वो 60 और 90 के बीच के जो स्टूडेंट है वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होंगे। एंड रिपीटर स्टूडेंट का मतलब है जो जिनकी तैयारी बहुत अच्छे जोन में है, जो 90% या उसके प्लस में जिनका सिलेबस कवर अप हो चुका है या जिनकी प्रिपरेशन इस जोन में जा चुकी है, वो रिपीटर्स की कैटेगरी में आएगा। मेरे दोस्त जो बिगिनर स्टूडेंट है, देखिए ये किसी नेचर या किसी प्रिंसिपल में तो नहीं लिखा हुआ कि 0% या जो शुरुआत के अंदर जो शुरुआती बैंकिंग एस्पायरेंट है वो पहले अटेम्प्ट के अंदर बैंकिंग के एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता। ये एक अजम्पशन है दोस्त, वो आपकी मेंटल पावर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो अपने आप को, अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो, और अपने 24 घंटे का जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है उसको आप लोग कैसे डिफाइन कर रहे हो। तो मेरे दोस्त उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उस एग्जाम को क्रैक आउट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो देखिए बिगिनर्स को लेकर के मैं एक ही बात बोलूंगा कि उनका जो सिलेबस है वो सिलेबस अभी मेरे दोस्त रनिंग में चल रहा होगा, ठीक है। और रनिंग में चल रहा है इसका मतलब यह है कि वो जो मॉक टेस्ट की जो प्रोसेसिंग है उससे वो थोड़ा दूर रहें। क्लियर है क्या? क्योंकि जब तक आपके किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक्स के अंदर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक मॉक लगाने का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि फर्स्ट टाइम अभी बिगिनर्स जो भी हैं वो क्या करते हैं कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देते हैं और बाद में उनका स्कोर कार्ड जब नहीं बढ़ रहा होता तो उनके अंदर एक नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है कि सर मेरी तैयारी इतनी खराब थोड़ी है, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, मेरी एक्यूरेसी नहीं बन पा रही, मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि जितने भी बिगिनर्स स्टूडेंट हैं वो अपने सबसे पहले सिलेबस को जितना जल्दी हो सके वो कवर अप करें। साथ ही साथ
सिलेबस कवर अप होने के बाद में मेरे भाई आप लोग सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हो। सेक्शनल यहाँ पे आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट आप लोग दे सकते हो। क्लियर है क्या? उससे क्या होगा, उस टॉपिक के ऊपर, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपकी कमांड बन पाएगी और आप लोग धीरे 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 उस सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल कर लोगे। क्लियर है क्या? साथ ही साथ देखिए, अगर आप में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पोटेंशियल है कि आप लोग मेहनत कर सकते हो, अपने 24 घंटे को बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। आधे से ज्यादा टाइम इट मींस 12 घंटे के आसपास का समय, अगर आप लोग 12 आवर्स के आसपास का समय अगर आप लोग अपनी स्टडी को दे सकते हो, तो ये पॉसिबल है कि एक बिगिनर स्टूडेंट भी इस एग्जाम को क्रैक आउट कर सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के ऊपर। देखिए, इंटरमीडिएट का मतलब है कि जो 60 से 90% के बीच के रेंज के स्टूडेंट हैं, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे जोन में जा चुकी है, लगभग वो उसके नजदीक में है, तो उनके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग मॉक देना स्टार्ट कर दीजिएगा। मॉक देना आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। मॉक देने की जो प्रोसेसिंग है वो आप लोग ऑल्टरनेट सीरीज को फॉलो करोगे। आप ऐसा करोगे कि एक दिन प्री का मॉक लगाओगे, दूसरे दिन मेंस का मॉक लगाओगे। क्लियर है क्या? क्योंकि देखिए, आप लोग केवल और केवल प्री 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 के मॉक लगाते रहोगे तो मेंस की स्ट्रेटजी को आप लोग जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंस के अंदर जो पैटर्न है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का हो या टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का हो, आपको अलग देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं एक बात बोलूंगा कि वो जो स्टूडेंट इस रेंज के हैं, जिनकी तैयारी बहुत, सिलेबस पूरा कवर अप होने की कगार पर है या हो चुका है, तो इस तरीके की स्टूडेंट दोस्तों, बिना मॉक एग्जाम फाइट नहीं हो सकती। बिना मॉक के आप लोग एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। इसीलिए आपको मॉक रेगुलर रखना पड़ेगा और आप लोग ये कीजिएगा कि कम से कम एक मॉक आप पर डे जरूर से लगाएं। ठीक है, जो मॉक आप लोग दे रहे हो उसको उसको एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन एक सेट कर लीजिए, चाहे वो मॉर्निंग का टाइम ड्यूरेशन हो या फिर इवनिंग का टाइम ड्यूरेशन हो। और इसके बीच का टाइम ड्यूरेशन अगर आप लोग लेते हो तो उससे बेहतरीन कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपका एग्जाम जो होने वाला है वो डे आपके दिन के अंदर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो कंफर्ट, वो जोन जो है वो महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग पर डे एक मॉक लगाइए। साथ ही साथ मैं एक ही बात बोलूंगा कि सेक्शनल आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एक टेस्ट प्री का लगाइए, एक टेस्ट मेंस का लगाइए। ठीक है, तो उससे क्या है, आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बना रहेगा कि प्री ऐसा नहीं हो कि प्री प्री के मॉक लगाते लगाते वो आपका जो माइंड सेट है वो प्री के पेपर के अकॉर्डिंग ही सेट हो जाए। ठीक है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैं रिपीटर स्टूडेंट के लिए भी एक बात बोलना चाहूंगा कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है, तो मेरे भाई वो ये कर सकते हैं कि वो पर डे आप लोग 2 मॉक दे सकते हो। उनके लिए देखिए एक स्ट्रेटेजी काम करती है दोस्तों। आपको आपके सिलेक्शन में केवल और केवल आपकी केवल स्टडी का रोल नहीं होता, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उसके अंदर आपकी आपकी कैलकुलेशन की पावर भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है कि अब आप जब आप मॉक देने बैठते हो तो आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो, कैसे कैसे आप लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर आकर के आप उस प्रेशर को, एग्जाम के प्रेशर को आप लोग हैंडल कर पाते हो। तो डिपेंड ऑन यू दोस्तों, कि डिपेंड्स आप पे करता है कि आप लोग अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो जो रिपीटर स्टूडेंट हैं वो मेरे भाई पर डे कम से कम आप दो मॉक लगाओ, एक मॉर्निंग टाइम ड्यूरेशन में और एक इवनिंग टाइम ड्यूरेशन में। उससे होगा क्या, दोस्त, जितना मॉक लगाओगे अलग अलग नंबर ऑफ वेराइटीज के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग फेस कर पाओगे और हर सब्जेक्ट के आप लोग ऐसे क्वेश्चंस देख पाओगे। तो जितने तरीके के क्वेश्चन होंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना और ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी उन स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप, उम्मीद करता हूं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के जो माइंडसेट है वो मैंने यहाँ पे उसको कुछ आकलन करने का प्रयास किया है। अगर ये आप लोग करोगे तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट नंबर
सेकंड यहाँ पे रिप्रेजेंट करके रखा है, वो दे रखा है कि पीओ एंड कलर के जो मॉक्स हैं उनका टाइमिंग क्या रखें, और चेंज इन ए स्ट्रेटजी, आप लोग जो टाइम की स्ट्रेटजी है तो आप लोग उस स्ट्रेटजी को चेंज आउट कैसे करो। तो मेरे ध्यान देना, पीओ और कलर के जो मॉक वो आपको ऑल्टरनेट सीरीज में लगाने हैं। ऑल्टरनेट सीरीज मतलब एक दिन अगर आप लोग पीओ का मोक लगा रहे हो तो एक दिन आप लोग कलर का मोक लगाइए, क्योंकि देखिए दोनों के अंदर फर्क है। जब आप कलरिकल एग्जाम को फेस करोगे तो मेरे दोस्त वहां आपकी स्पीड मायने रखती है, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत इजी टू मॉडरेट जोन में आएगा। ठीक है, एग्जामिनर या जो पेपर बनाने वाला है वो आपसे यही उम्मीद करता है कि आप लोग उस लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर उन क्वेश्चंस को अटेंड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, जबकि पीओ की जितनी भी एग्जामिनेशंस होती हैं उनके अंदर वो आपके लॉजिक के ऊपर अटैक करता है, वो क्वेश्चंस के लॉजिक की बात करता है, कंसेप्ट्स की बात करता है। क्लियर है क्या? जबकि वहां थोड़े क्वेश्चन कैलकुलेटिव मोड में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपके मैथ क्वांट के हों, चाहे रीजनिंग के हों, या अदर किसी सब्जेक्ट के हों। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो टाइमिंग है पीओ और कलर के मॉक का, वो मेरे भाई टाइमिंग आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मॉर्निंग टाइम ड्यूरेशन रख सकते हो या इवनिंग टाइम ड्यूरेशन रख सकते हो, वो आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको सुटेबल हो, कि सर मुझे नाइट के अंदर में मेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, या दिन के अंदर में अच्छे से कंफर्ट जोन में बैठ दे पाता हूं, आप लोग उसके अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्त यहाँ पे चेंज इन ए स्ट्रेटजी, कि चेंज इन ए स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप लोगों का जो ड्यूरेशन है, देखिए एक टाइम ड्यूरेशन की बात हो गई और एक बात करेगा ये सेक्शनल टाइम की। ठीक है, एक बात करेगा ये दोस्त सेक्शनल टाइम की। तो मेरे भाई सेक्शनल टाइम का ये है कि अभी कोई कंफर्म डेफिनेट या फिर कंफर्मेशन नहीं आया है कि यहाँ पे वो सेक्शनल टाइम अप्रोच आरआरबी एग्जाम में इंप्लीमेंट हो ही जाएगा। ठीक है, बट फिर भी मैं ये मान के चलता हूं कि जब भी आप लोग प्री का पेपर देने बैठो तो मेरे भाई सामने 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपके सामने आएगा। ठीक है, चाहे वो आपका पीओ का हो या फिर कलर का हो। दोस्तों ध्यान देना, आप लोग ये मान के चलो कि उसके अंदर आपके सामने दो सब्जेक्ट आप लोग फेस करोगे, मैथ्स को या क्वांट को या फिर रीजनिंग को। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका प्रीलिम्स का पेपर जनरेट होके आने वाला है। मेरे भाई वैसे भी आप लोग अगर 45 मिनट्स को यूज करते हो और अगर सेक्शनल टाइम नहीं इंप्लीमेंट होता है तो भी आप लोग दोस्तों ये ट्राई करने का कोशिश करो मॉक के अंदर कि आप लोग रीजनिंग को 20 से 22 मिनट में खत्म कर पाओ। ठीक है, जितना हो सके, क्योंकि 40 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, 40 क्वेश्चन के मिलेंगे। 20 से 22 मिनट के अंदर आप लोग इन 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओ। स्ट्रेटजी माइंड सेट को बना के चलना है और ये पॉसिबल होगा मॉक से। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अब बाकी रिमेनिंग जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर आप लोग क्वांट्स के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर सकते हो। अगर आपका सेक्शनल टाइम होता है तो भी मेरे भाई आपको जो टाइमिंग मिलने वाला है वो 45 मिनट का मतलब आपके 22.5 आसपास का मैथ्स के लिए मिलेगा और 22.5 के आसपास का आपका जो टाइम मिलेगा वो रीजनिंग मिलने वाला है। क्लियर है क्या? तो अप्रोक्सीमेट है। इसी का मतलब है आप लोग जब भी प्री और इसके मोड हो तो टाइम के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा कि टाइम के आपको सब्जेक्ट का पेपर डिफिकल्ट मोड में आ जाता है तो दोस्त उसकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को स्विच करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। क्लियर है दोस्त? बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं किसी एक सब्जेक्ट के डिफिकल्ट आने का जो इफेक्ट है उनके दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है दोस्त। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। आपको ऑन द स्पॉट प्रेशर जो पेपर का लेवल है, पेपर का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना माइंड सेट बदलने की जो है वो मॉक टेस्ट से डालनी पड़ेगी दोस्तों। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। आई होप, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में होगा। बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। आगे बात करूं दोस्त पॉइंट नंबर थर्ड पे बात
जा रही है इम्पैक्ट ऑफ पैटर्न चेंज। देखिए, इम्पैक्ट ऑफ पैटर्न चेंज के बारे में मैंने अभी थोड़ी पहले बोला कि अगर आपका पैटर्न चेंज होता है और सेक्शनल टाइम यहाँ पे लगता है दोस्त, तो सेक्शनल टाइम में ध्यान रखना स्ट्रेटजी वही आपके मॉक टेस्ट से बनेगी। अगर मिलने में आपको 45 मिनट मिल रहे हैं तो 22.5 मिनट समय आपको मैथ्स के लिए मिलने वाला है एंड 22.5 मिनट का समय आपको रीजनिंग के लिए मिलने वाला है। तो दोस्त इसी टाइम ड्यूरेशन में नहीं भी हो पाता तो आपको इसी सिचुएशन के अंदर मान के चलना पड़ेगा। जब आप मॉक लगाते हो तो ट्राई करो कि आप लोग रीजनिंग को 20-22 मिनट में खत्म कर पाओ, ताकि बाकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप क्वांट के क्वेश्चन पे लगा पाओ। ठीक है, तो पैटर्न चेंज होगा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वो आप अभी से उसकी हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 4 की तरफ डिस्कशन कर रहे हैं तो दोस्त पॉइंट नंबर 4 दे रखा है कि मॉक का एनालिसिस कैसे किया जाए। दोस्त मॉक एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है आपके एग्जाम को क्रैक आउट करने में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट एस्पायरेंट में देखता हूं कि मॉक तो लगाते हैं, एक एक दिन के 2-2 मॉक वो लगाने की कैपेसिटी उनके अंदर है और वो पर डे 2-2 मॉक लगा रहे हैं, बट फिर भी उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा, उनके नंबर नहीं, मार्क्स जनरेट हो रहे, मार्क्स नहीं इंक्रीज हो, ना उनकी एक्यूरेसी बन पा रही है। तो मेरे भाई ये इसीलिए होता है कि आप लोग केवल और केवल या बाकी के जो भी एस्पायरेंट हैं वो क्या करते हैं कि मॉक लगाए और सिस्टम को ऑफ करके रख देते हैं। वो पेपर ये भी नहीं देखते कि मेरे मार्क्स में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो गलत हुए हैं अपकमिंग, क्योंकि मॉक एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि जो भी, चाहे आप प्री का मॉक लगाओ चाहे मेंस का मॉक लगाओ, मेरे भाई जब जब लोग मॉक लोगे, जैसे मान के चलो कि आपने प्री का मॉक लगाया, 45 मिनट का मॉक लगाया, तो आप लोग उसके 1 घंटे का आप एनालिसिस करोगे। और एनालिसिस नहीं होता, एनालिसिस के ऊपर होता है कि आपने जो गलतियां करी वो अपकमिंग आपके मॉक के अंदर नहीं हो, उस तरीके के कॉन्सेप्ट के जो सवाल हैं वो गलत नहीं हो, आपने क्या क्वेश्चन पे कितना टाइम ज्यादा लगाया, कहां कमी रह गई, कौन कौन से टॉपिक के जो सवाल हैं वो आपके गलत हो रहे हैं, किस सब्जेक्ट के अंदर कितना टाइम ज्यादा दिया जा रहा है, कितना टाइम कम दिया जा रहा है, वो सारी चीजें मॉक के एनालिसिस से आपको समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, तो मॉक का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मेंस के मॉक को की भी अगर मैं बात करूं तो अगर पेपर आप दे रहे हो तो उसका 1 घंटे का जो पेपर का टाइम ड्यूरेशन है वो एनालिसिस में आइए दोस्त, करोगे तो बढ़ पाए। ठीक है, आपके ऐसे जो डिपेंड करती है वो आपके मॉक एनालिसिस पे करती है, क्योंकि आप लोग जो गलतियां कर रहे हो इन फ्यूचर में आप अगले पेपर में नहीं, ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग मॉक एनालिसिस करोगे। ठीक है, मॉक एनालिसिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट योर जर्नी। ठीक है, आप ये मान के चलिएगा, ये यकीन मानिएगा कि मॉक का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, और नहीं कर रहे तो दोस्त करना चालू कर दो, क्योंकि अभी भी आपके पास में 50 दिन का टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है। ठीक है, कैसे करोगे, क्या नहीं करना, ये आप लोग जब मॉक लगाओगे उस टाइम पे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कोई गलत हो रहा है, तो उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करो कि गलत हुआ कहां, गलती कहां करी। देखिए, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो भी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट जो है आपका वो है स्टैटिस्टिक्स। दोस्त स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये है क्या, के अंदर 4 चीजों को मैंने इन्वॉल्व करा है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एनालिसिस में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो 4 चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है मेरे भाई। स्पीड, स्कोर कार्ड आपका, आपकी एक्यूरेसी और परसेंटाइल। क्लियर है क्या? देखिए, इन चीजों को आप जब ऑब्जर्व करोगे तो मैं एक चीज मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकता हूं कि किसी भी पेपर का अच्छा परफॉर्मेंस पेपर के अंदर तभी आ सकता है, तो आप लोग सबसे पहले तो मॉक लगाओ। मॉक लगाने के बाद में जो आपकी कमियां रह गई हैं, ठीक है, जो आप वीकनेस रह गई हैं, जो आपकी वीकनेस रह गई है उसको आप लोग ऑब्जर्व करो। ठीक है, उसको आप लोग ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करने के बाद में उसका एनालिसिस आप लोग करोगे। एनालिसिस अगर आप लोग करोगे तो मेरे भाई एनालिसिस करने के साथ में बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती हैं। जैसे कि एनालिसिस करने से सबसे पहले आपकी एक्यूरेसी पर जो है वो इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जिस क्वेश्चंस के अंदर आपने गलती करी है वो आगे अपकमिंग क्वेश्चंस में नहीं हो, तो इससे आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर
आगे आने वाले मॉक टेस्ट में उसकी उस क्वेश्चंस की या उस पेपर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। क्लियर है? साथ ही साथ जैसे एक्यूरेसी बढ़ेगी तो एक्यूरेसी का जो इंपैक्ट पड़ने वाला है वो आपकी स्पीड के ऊपर भी पड़ेगा। कई लोग स्टूडेंट बोलते हैं स्पीड नहीं बन पा रही, मैं पूछता हूं मेरे दोस्त कितने करें, वो बोलते हैं कि सर करें बट मेरे मोस्ट गलत हो गए। तो दोस्त जब आपके क्वेश्चन ही नहीं आ रहे तो स्पीड कहां से बढ़ेगी? स्पीड और एक्यूरेसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो आप लोगों की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अरे भाई इसको कार्ड के ऊपर आप अपना ध्यान मत जाया करना, आप अपना ध्यान मेरे भाई डाइवर्ट मत करना, क्योंकि स्कोर मॉक में क्या होता है फ्लैट करता है। ठीक है, देखिए कार्ड आपका सक्सेस का पैरामीटर नहीं है, आप केवल स्कोर ये रिप्रेजेंट देता है कि आपकी स्टडी किस जोन में चल रही है। ठीक है, कई बार होता क्या है कि जो मॉक का पेपर मॉक टेस्ट का जो लेवल वो हाई बना दिया जाता है तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो नीचे तरफ आ जाता है। अगर कई बार मॉक का जो पेपर है वो इजी बना दिया जाए तो आपका स्कोर कार्ड अचानक से जंप कर जाएगा। तो मेरे दोस्त स्कोर कार्ड की तरफ कभी ध्यान मत दीजिएगा, बट हाँ इतना ध्यान रहे आप उस सेफ स्कोर के आसपास में वैरी कर रहे हो। मॉक में 5-7 नंबर ऊपर नीचे होता है वो हमेशा होगा। साथ ही साथ बात करूंगा परसेंटाइल की। दोस्त परसेंटाइल का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग किसी क्वेश्चन करने में कितना टाइम आप लोग दे रहे हो, कि उस क्वेश्चंस को बनाने में है ये उसकी परसेंटाइल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो मेरे भाई ये परसेंटाइल बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर एक्यूरेसी को मैं तो एक्यूरेसी मान के चलिए कि 9% प्लस आप लोग एक्यूरेसी चलिएगा। स्पीड को देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। परसेंटाइल भी आपकी 90 के अबव होनी चाहिए मेरे दोस्त, तब जाकर के आप लोग इन मॉक के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये डाउट्स जो आपके माइंड के अंदर थे वो धीरे धीरे क्लियर होंगे। अगर लोगों के लिए ये सेशन पसंद आ रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल रहा है, तो आप लोग इसको शेयर जरूर से कर दीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस आउट कर लेना दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो स्टार पॉइंट करके मैंने रखा है वो आया आपका फोकस ऑन प्री और मेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स की हम जब मॉक देते हैं या प्रिपरेशन करते हैं तो केवल और केवल प्री के एग्जाम के ऊपर फोकस करें या के एग्जाम के ऊपर फोकस करें। देखिए यहां पे जाकर के ओपिनियन मेरा माइंडसेट बिल्कुल अलग हट के, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि प्री के साथ में मेन पेपर की तैयारी आप लेकर के चलिए। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स ऐसे हैं जो ये प्रिफर करते हैं स्टूडेंट्स को प्री और मेंस दोनों तैयारी। मैं उनके किसी हद मैं उनका सपोर्टिव हूं, उनके फेवर में, उनके माइंडसेट के फेवर। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेंस की तैयारी तो आप लोग तब करोगे ना जब प्री की आप लोग फुल्ली प्रिपरेशन करके उसको फाइट कर पाओगे। तो सबसे मेन जो फोकस है, जो आपका प्रायोरिटी लेवल जो सेट किया जाएगा, वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी प्री एग्जामिनेशन की होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको जो प्रायोरिटी लेवल जिसका सेट करना है एग्जाम का वो होगा प्रीलिम्स एग्जाम। मेरे भाई साथ साथ अगर आपकी प्री की तैयारी उस जोन की हो चुकी है जिससे आपको ये महसूस हो चुका है कि हाँ मेरी प्रीलिम्स की इतना मेरी तैयारी हो चुकी है कि मेरी प्रीलिम्स रुकने वाली नहीं है, तो आप लोग मेंस की तैयारी साथ लेकर के चलोगे। दोस्तों ध्यान रखना, प्रायोरिटी लेवल आपको खुद को सेट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि अकेले प्री के साथ में आप लोगों का काम हो जाएगा, क्योंकि मान के चलो प्री की आपकी तैयारी अच्छी है और आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्तों को, क्योंकि ज्यादा नहीं होने वाला बाद में 20 to 25 का समय आपको मेंस के लिए मिलता है, और आप किसी भी हालत में ये पॉसिबल नहीं कि स्टूडेंट मेंस की अलग से तैयारी उस 20-25 दिन कर ले। क्लियर है क्या? तो रेगुलर साथ लेकर चलना, बट प्रायोरिटी लेवल आपको एग्जामिनेशन के मॉक पेपर्स को और इस प्री एग्जामिनेशन को टारगेट हुए चलना है। साथ मेंस की भी तैयारी जब आपको लगने लगे कि प्री की तैयारी उस फुल जोन में जा चुकी है कि प्री का पेपर
नहीं रुकने वाला, तो आप लोग मेंस की तैयारी साथ स्टार्ट कर सकते हो। मैंने इसीलिए शुरुआत में एक बात बोली थी कि आप एक पेपर एक प्री का लगाओ, एक जो मॉक है मेंस लगाओगे। साथ ये जो आपकी जो प्रायोरिटी लेवल जो सेट होगा वो आपके परफॉर्मेंस के बेस पे सेट होगा दोस्त। अगर आपका प्रीलिम्स एग्जाम के मॉक टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आपका स्कोर कार्ड सेफ जोन का स्कोर कार्ड बन रहा है, तो वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको मेंस की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्लियर है क्या? क्योंकि दोस्त आप मेंस के मॉक लगा रहे हो, प्री लेवल की तैयारी नहीं है, तो किसी भी हालत में यहाँ पे जायज नहीं ना। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि, और जैसे भी देखिए दोस्तों, क्योंकि आपका मैंने पिछले जो आईबीपीएस नोटिफिकेशन को मैंने जानकारी किया था, वहां पे कट ऑफ क्राइटेरिया मैंने बताया था कि आरआरबी पीयू की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, किसके आसपास में रहने वाली है, और कलर की कट ऑफ, तो उस क्राइटेरिया के आसपास में आपका स्कोर कार्ड आना चाहिए। और आपकी परफॉर्मेंस से, आप मॉक एनालिसिस से ये पता चल जाएगा, मॉक के स्कोर कार्ड से पता चल जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी ठीक जोन में जा रही है कि नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें में आई होगी। नेक्स्ट आगे पॉइंट की तरफ, लास्ट अपना पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि सर सब्जेक्ट का टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो मेरे भाई मैं ये बात करूंगा यहाँ, सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेजमेंट को लेके एक बात मैं बोलना चाहूंगा। अगर आप लोग एग्जाम को मॉक दे रहे हो तो शुरुआत में ध्यान देना, क्वांट्स और रीजनिंग को का टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ज्यादा आपको टाइम इस पर कंज्यूम करना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर है क्या? साथ ही साथ मैंने ये कभी नहीं बोला कि केवल 2 सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन से आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। आप फाइट करनी है तो आपको कंप्लीट 5 जो सब्जेक्ट्स हैं उसको निकालना पड़ेगा, उनके ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्री स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग आप क्वांट्स और रीजनिंग टारगेट करोगे, उनको ज्यादा टाइम आप लोग स्पेंड करोगे। साथ ही साथ मेंस के अंदर बहुत बार, एक बार स्टूडेंट्स का कोई क्वेरी आ रही थी कि सर हम आरआरबी का जो पेपर देने जाएं तो वहां पे हिंदी का पेपर चूज करें या इंग्लिश का चूज करें। मेरे भाई यहाँ पे आपके पास में ऑप्शनल कंडीशन है, यहाँ पे ऑप्शनल कंडीशन है कि आप हिंदी भी चूज कर सकते हो और आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हो। इसके ऊपर मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। क्लियर है? देखिए दोस्त, आपको पता है आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो इंग्लिश सब्जेक्ट है या हिंदी सब्जेक्ट है। अगर आपकी हिंदी के ऊपर पकड़ अच्छी है, ठीक है, उसके जो ग्रामर है की उसके ऊपर अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप लोग हिंदी चूज कीजिएगा। बट ये यकीन मान के दोनों का कट ऑफ है वो आसपास में रहता है, डिफरेंस रहता नहीं है। ठीक, इजी कुछ नहीं होता, इजी दोस्त बनाना पड़ता। तो बाद में आप इंग्लिश ऑप्शन में हो ही गया। जनरल अवेयरनेस दोस्त, बैंकिंग का जनरल अवेयरनेस मतलब है इसके आपको एक तो बैंकिंग का पार्ट देखने को मिलेगा, एक स्टैटिक्स जीके का आपको पार्ट और देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स। मेरे दोस्त ध्यान रखिए, बैंकिंग की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको आप लोग, जो फिक्स आपका पार्ट है, आरबीआई हो गया, चाहे आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई, चाहे आपका इन्फ्लेशन, जितना भी है जो बैंकिंग रिलेवेंट है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। स्टैटिक जो फिक्स है उसके क्वेश्चन आजकल कम आ रहे हैं, बट फिर भी आपके सामने एक टारगेट रहने वाला है। करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो मेरे भाई करंट अफेयर्स में एग्जाम मेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है उससे कम से कम 7 से 8 महीने का जो करंट का पार्ट है आपको खंगालना पड़ेगा। कंप्यूटर को लेकर के कई बार माइंडसेट बच्चे का बता रहता है सर कंप्यूटर के लिए क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए बोलूंगा कि देखिए कंप्यूटर के जो आप आरआरबी के में है वो दोस्त क्वेश्चंस का वेटेज रखा गया है, क्योंकि नंबर ऑफ वेटेज बराबर है 40 40 40 40, क्वेश्चंस नंबर ऑफ मार्क्स जो रखे गए हैं वो 20 मार्क्स है। इसका मतलब है कि एक जो क्वेश्चन है आधे मार्क्स का बन के आने वाला है, 20 40 20 मार्क्स। ठीक है, तो आधे मार्क्स का बनेगा। कंप्यूटर का कोई लिमिट नहीं है। दूसरी चीज, श्योरिटी के साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पैटर्न बना करके रख पाना पॉसिबल नहीं है। लोग ये पैटर्न नहीं कर सकते कि हाँ इस सेगमेंट से कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का जो जोन है वो लंबा चौड़ा है, लार्ज स्केल पे है। लिमिटेड टर्मिनोलॉजी को लेकर के टॉपिक पर वर्कआउट होगे तो मैं ये मान के चलता हूँ इसमें भी अच्छा खासा आप एक्यूरेसी लाओगे। और कंप्यूटर ज्यादा बोरिंग नहीं आता भाई, बहुत लिमिटेड
यहाँ पे आपके कंप्यूटर में लिमिटेड टॉपिक्स ऐसे बनते हैं जिनके ऊपर तो आप मेन जो आपका टारगेट रहने वाला है आपकी मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर रहेगा टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो टारगेट करके इतना पढ़िएगा जिससे कि आपका ये जनरल अवेयरनेस साथ के साथ में चलना है, चलाना है। करंट अफेयर्स आप किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप उठा सकते हो और चाहे आप वीकली करंट अफेयर्स को कलेक्ट कर लीजिए या मंथली जो क्विजेस के फॉर्मेट में या डेली बेस पे कर सकते हो तो बेस पे कर लीजिए। सामने ये आने वाला है तो उम्मीद करूंगा कि इस तरीके का ये जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी आप लोग करोगे। क्लियर है? देखिए दोस्तों, अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है किसी भी एग्जाम दृष्टिकोण से तो आप कमेंट्स में अपना ओपिनियन, अपने सजेशन और अपनी क्वेरीज को जरूर ट्रेस आउट करना और मैं रिप्लाई करने का प्रयास जरूर से करूंगा। और आज का सेशन ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जो चैनल पे लास्ट टाइम फिर से एक ही बात बोलूंगा, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब से कर ले, बेल आइकन को कर ले, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है तो शेयर से करें दोस्तों और लाइक जरूर से करें। ठीक है, कल फिर से अगले सेशन में मुलाकात करेंगे हाई लेवल सिलोजिज्म के क्वेश्चंस के साथ में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं अगले सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।